अभी छोड़ दिया क्लास तो जाके देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट छोड़ दिया था, तो अब हेडिंग डालिएगा बेसिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेसिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बेसिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। बेसिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग डालिए बेसिक ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले समझना है, एक पेन और पेपर रुको। पहले एक बात बताओ, आपको कल बताया गया था कि इस वर्ब जो होते हैं सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म वर्ब होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? बताओ, अगर प्लूरल फॉर्म वर्ब होंगे तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब से डिनोट करेंगे, और जबकि सिंगुलर फॉर्म वर्ब होंगे तो वर्ब को यानी फिफ्थ फॉर्म वर्ब को ही सिंगुलर फॉर्म वर्ब कहोगे। फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होगा वर्ब में आप एस ई एस या फिर क्या जोड़ोगे, आई ई एस आप जोड़ेंगे, तब क्या समझ जाना सिंगुलर फॉर्म वर्ब है ये, है ना। याद कीजिए, इसी पैटर्न को तो कल पढ़ाए थे बेसिक में। उसके बाद बताओ, इस वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट दीजिएगा या फिर अदर वर्ड दे सकते हैं। क्या दे सकते हो? अदर वर्ड। यही आपका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा। और इससे बताइए सब्जेक्ट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का लिखना ज़रूरी है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो आने वाला वर्ब सिंगुलर V5। सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो आने वाला वर्ब भी क्या लिखोगे? प्लूरल। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा? फॉर्मूला। अब बताओ सब्जेक्ट कौन कौन से क्या होते हैं सिंगुलर, तो याद कीजिए सब्जेक्ट जो सिंगुलर होंगे थर्ड पर्सन हमेशा क्या लिखोगे आप? सिंगुलर। जैसे थर्ड पर्सन याद कीजिए, ही होता है, शी होता है, इट या किसी का नाम होगा, वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर की कैटेगरी में लेंगे। और जब प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में आप लगाओगे भी, यू या फिर क्या होगा? दे, और मोर देन वन नेम। क्या होगा? मोर देन वन नेम, वन नेम। या फिर हो सकता है मोर देन वन नेम की जगह आप आई होता है सिंगुलर लेकिन अपने साथ लेता है प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ पा रहे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। क्यों? अपनी फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है लैंग्वेज के अंदर, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो आई के साथ भी क्या लगाओगे? समझ जाना, प्लूरल फॉर्म वर्ब ही लगेगा। इतनी बातें क्लियर है तो सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर लाएंगे, लेकिन वर्ब की बात करेंगे तो इसके साथ क्या लगाओगे? प्लूरल फॉर्म वर्ब। देखो जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी बताओ कैसा होगा? वर्ब भी इनके साथ क्या लगाओगे? वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब भी क्या होगा? वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पे बताओ प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा? आप प्लूरल होगा। और बताइए, मैंने बेसिक में ये सब बातें बताया है कि वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाओगे। 5 फॉर्म्स बताए थे ना। पहला कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस वाला। उसके बाद क्या लगाते? सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। याद करो, है ना। इसको इंडेफिनिट कहते थे। उसमें 2 निकलता था, सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो सिंगुलर, अगर प्लूरल होता था तो प्लूरल के साथ। तो बताओ इतनी बातें समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब बताओ, यहाँ पे अब आगे चल के लिखते हैं। देखो आपके जो बोर्ड में आता है, बोर्ड में ट्रांसलेट करने के लिए भी आता है 5 नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक में पूरा ट्रांसलेशन सीखेंगे, फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा एडवांस में टेंस में उसको सीखेंगे। क्लियर है? तो अब देखो सबसे बड़ी बात, आपको आइडेंटिफिकेशन करना, क्या पहचानना है। सर आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हिंदी में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है ये। तो आप आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, पहले तो पहचान जाओगे इंग्लिश में कि जब भी सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर फॉर्म वर्ब या प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब तुरंत लगा रहेगा तो आप तुरंत क्या लगाओगे? समझ जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे सब वर्ब V1 या V5 कहीं भी मिल जाए तो समझ जाना क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा क्यों होता बताओ? आपको बताएं, थोड़ा सा और बेसिक चलो। बताओ इज़ और एम जो होता है और आर, बताओ प्रेजेंट टाइम को दिखाता है कि नहीं दिखाता है ना। बताइए जो हैज़ होता है और हैव होता है, बताओ ये प्रेजेंट टाइम को दिखाता है कि नहीं दिखाता है ना। बताओ ये किसके लिए आता है? प्रेजेंट टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम के लिए आता है। और बताइए पास्ट टाइम को दिखाने के लिए, किसके दिखाने के लिए? पास्ट टाइम को दिखाने के लिए। याद कीजिए आप किसके साथ जाओगे? एम इज़ आर का वाज वर होता है पास्ट टाइम को दिखाने के लिए, है ना। और इसके बाद हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। इतनी बातें क्लियर है? अगर मुझे फ्यूचर दिखाना, फ्यूचर टाइम को दिखाना, किसको दिखाना है? फ्यूचर टाइम को दिखाना है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, जहाँ जहाँ आप ये दिख जाए विल और शैल और समझ जाना तो वो फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए आता है।
और आपको चल के आगे बताएंगे ये मॉडल होते हैं, क्या होते हैं, मॉडल। और मॉडल अपने बाद हमेशा बेस फॉर्म लेता है और हमेशा 99% सभी बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म वर्ब की तरह काम करते हैं, इसीलिए क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इतनी बातें क्लियर हुआ। फ्यूचर का टाइम दिखाना है तो क्या लगाएंगे, शैल और विल। और अगर पास्ट टाइम दिखाना है तो क्या लगाएंगे, क्या लगाओगे बताओ, वाज वर्ब, है ना। चलो इनको छोड़ दो फिलहाल, खाली टाइम देखो, ये मॉडल होते हैं, है ना, लिख लेना, ये मॉडल होते हैं। आगे बताओ, प्रेजेंट टाइम को दिखाना है तो एम इज आर। ठीक है, आपको बताए हैं कि जब एक्शन कंटिन्यूस होता है तो बताओ फोर्थ फॉर्म वर्ब, परफेक्ट होता है तो थर्ड फॉर्म वर्ब, इंडेफिनिट होता है तो V1 या V5 लगाओगे, होगा कि नहीं होगा। और बताइए जब आपको परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस हो तो बीन V3 का केस बनता है, उसके बाद V4 कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब में लगा लेते हैं। अगर हम बोलें कि बताओ डायरेक्ट पहचानना आपको टेंस, क्योंकि अंग्रेज लोग तो नहीं जानता उतना कि मतलब ता है, ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जा रहा, जा रही है, रहा, रही, तो ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा, उसको क्या मालूम ये सब। तो आपको पकड़ना कैसे है, तो बस ये 3 टाइम याद रखना। प्रेजेंट टाइम रहेगा तो एम इज आर हैज़ हैव, पास्ट टाइम रहेगा तो क्या लगाओगे, वाज वर और हैड, और फ्यूचर टाइम रहेगा तो विल और शैल लगाएंगे। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब देखो, मैं कहें कि ही इज़, उसके बाद कहें राइटिंग, ही इज़ राइटिंग, उसके बाद बताओ हम कहें अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब कहें कि बताओ हिंदी से कोई मतलब नहीं, पहले बताओ टेंस कौन सा है। तो बताओ आपको बताए थे जहाँ जहाँ ING वर्ब में ING मिल जाए तो वो कंटिन्यूस एक्शन होता है कि नहीं, बताओ कंटिन्यूस होगा। और बताइए ये टाइम अभी बता क्या है कि प्रेजेंट टाइम है कि नहीं, क्योंकि आपको बताए थे टाइम प्लस एक्शन ही जोड़ देंगे तो आपको टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ मिलेगा ना जी। तो बस आप तो जोड़ दो इसको, बताओ टेंस मिलना ही स्टार्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है कि नहीं, देख लो, समझा कैसे आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपसे पूछे कि बताइए ही, उसके बाद मैं कहें वॉज, उसके बाद कहें राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो आपको कुछ नहीं करना, छोड़ दो, पहले टाइम देख लो, बताओ टाइम पास्ट में है कि नहीं है, और बताइए एक्शन कंटिन्यूस में है, तो बस हो गया कहानी ख़त्म। जब कंटिन्यूस एक्शन है प्लस टाइम कौन सा है, पास्ट का, तो दोनों को जोड़ दो, यानी ये टाइम को जोड़ो और प्लस एक्शन को जोड़ दो, तो आप दोनों को जोड़ोगे तो एक टेंस मिलेगा कि नहीं, यही तो डेफिनेशन है ना। तो बताइए पास्ट मिला कि नहीं मिला, और पास्ट प्लस कंटिन्यूस, तो बताओ टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस। बताओ कोई दिक्कत है, आप तो तुरंत पकड़ लोगे, एक दे क्वेश्चन बनेगा पक्का। चलो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ओह यहाँ पे मिट गया है, शैल लिखा हुआ है, और यहाँ पे समझोगे क्या लिखा हुआ है, मॉडल लिखा हुआ है। क्लियर है, चलिए यहाँ पे ध्यान दो फिर से, आप लोग अच्छे समझ रहे हैं। फिर देखो मैं लिखूँ ही, फिर लिखता हूँ हैज़, ही हैज़ डन इट। तो आपको कुछ नहीं करना, बताओ थर्ड फॉर्म जहाँ मिलेगा तो क्या कहोगे, परफेक्ट, परफेक्ट है ना। और बताइए जहाँ हैज़ मिले उसको क्या बोलोगे, प्रेजेंट। तो बस टेंस मिल गया आपको, बताओ क्या बनाओगे, समझ में आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। बताओ मैं लिखूँ ही, उसके बाद मैं लिखूँ हैड डन इट, ही हैड डन इट। तो बताओ ये कौन सा है, परफेक्ट, और ये क्या है, पास्ट। तो दोनों को मिला लो, बस टाइम प्लस एक्शन बराबर टेंस निकलता जा रहा है, कोई दिक्कत होगा। आप बताइए क्या रटने की ज़रूरत होगा, रहा रही है कि क्या है, बस इंग्लिश देखो तुरंत पकड़ लोगे। अंग्रेज़ लोग ऐसे ही सीखता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और हम लोग ना है वो ट्रांसलेशन के चक्कर में वैसे सिखाना पड़ेगा हमको। क्लियर है, बाकी तो अगर टेंस सिखाना तो बस ऐसे ही, बस टाइम है ये वाला, और पास्ट टाइम ये वाला, और फ्यूचर टाइम ये वाला, बस ख़त्म। समझ रहे हो, चलो एक और टेंस देंगे तो समझ जाएगा पक्का। चलो शी हैड बीन, उसके बाद लिखता हूँ राइटिंग, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, बस इतना ही लिखा हुआ है, और टाइम में कुछ नहीं। आप कुछ नहीं, ये बताओ कंटिन्यूस है, बोलोगे यस, है ना। बताइए बीन मतलब थर्ड फॉर्म वर्ब बी का याद करो, है ना। तो जहाँ थर्ड फॉर्म वर्ब मिले बताओ परफेक्ट है, बोलोगे यस। अब बताओ ये पास्ट है, आप जोड़ दो, टाइम प्लस एक्शन को जोड़ो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, बोलो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। हाँ, अब आते हैं फ्यूचर एंट्री मारते हैं। देखो फ्यूचर को, ये प्रेजेंट पढ़ लिया, पास्ट पढ़ लिया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलो, आई एम अ डॉक्टर, बताओ ये कौन सा टेंस होगा। आप कुछ नहीं करना, बताओ टाइम तो बता दिया ना, टाइम बताया कि नहीं बताया। बताओ एक्शन बता पा रहा है, बोलोगे एक्शन है ही नहीं। बताओ जब डिफाइन एक्शन को ना कर पाओ, याद करो, तो उसको क्या कहते थे, इंडेफिनिट, कुछ नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया, बताओ याद करो, जब एक्शन को डिफाइन ही नहीं कर पाए तीनों में,
कंटिन्यूस था, कंटिन्यूस जब एंड हो जाता तो परफेक्ट बनता था, और परफेक्ट को प्लस कंटिन्यूस को जोड़ते तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता था। और जब एक्शन को डिफाइन नहीं कर पाते थे तो आगे चल के इंडेफिनिट लिख देते थे। क्यों? क्योंकि एक्शन डिफाइन नहीं हो पाए इसलिए इंडेफिनिट। बताइए, आपने टाइम तो लिखा लेकिन एक्शन को सर डिफाइन ही नहीं कर पाए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताओ, आपसे पूछे कि बताओ ही, उसके बाद लिख दे गोज, उसके बाद क्या लिखें? देयर, ही गोज देयर। तो आप कहोगे कि सर टाइम तो प्रेजेंट का है लेकिन एक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे, किस कैटेगरी का एक्शन डिफाइन कर पा रहे? नहीं ना। तो बताओ, आगे चल के एक्शन को जब डिफाइन नहीं कर पाओ तो इसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टाइम जब भी आपको V1 डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद या फोर्थ फिफ्थ फॉर्म वर्ब यानी सिंगुलर फॉर्म वर्ब डायरेक्ट मिले तो वो प्रेजेंट टाइम को दिखाते हैं, लेकिन एक्शन आगे चल के किस कैटेगरी में बता वो तो नहीं दिखा पाए। तो जब डिफाइन नहीं कर पाए एक्शन को तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे? इंडेफिनिट। क्लियर हुआ? बताओ, और कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? तो आप बताओ, टेंस क्लियर है? पक्का? अब बताओ, मैं कहूँ कि ही वाज, चलो वो कहीं पे और लिख लेता हूँ, ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर। बताओ ये कौन से टेंस में आएगा? कहोगे कुछ नहीं सर, पास्ट टाइम मिला, बताइए एक्शन ही मिला ही नहीं। तो जब एक्शन नहीं मिला तो डिफाइन नहीं कर पाए, जब डिफाइन नहीं कर पाओगे तो इंडेफिनिट कहलाएगा। तो ही वाज अ डॉक्टर एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आएगा। और आगे चल के नरेशन में पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और बताओ, इसी वाज वर्ब को आगे चल के हम लोग हैड बीन में बदलते हैं। याद करो, नरेशन में बताएंगे कि वाज वर्ब जब आएगा ना बाबू तो इसको जब लिखेंगे तो हैड बीन में बदलेंगे। क्यों? यही पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। क्यों बदलता है? आगे चल को जिसका टेंस क्लियर नहीं है फिर दिक्कत होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। अब लेकिन हम लोग इस तरह से नहीं पढ़ते, ये भी बात है। आपके ये सब तो आपको मतलब बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया है कि आप कोई दिक्कत ही नहीं होगा टेंस में, कैसे पकड़ेंगे टेंस। बस कोई इंग्लिश में भी लिख देगा ना सर तो हम कभी भूलेंगे नहीं। बस यही चीज़ को याद रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम सर तो एम इज आर हैज़ हैव, और पास्ट टाइम है सर तो वाज वर और हैड, और फ्यूचर टाइम कभी दिखेगा तो विल और शैल। इस पर एग्जाम्पल ले लेते हूँ, विल और शैल लगाएंगे। क्लियर? कोई दिक्कत ही नहीं होगा सर। उसके बाद एक्शन को याद करेंगे सर, जब भी फोर्थ फॉर्म वर्ब कहीं मिलेगा कंटिन्यूस समझेंगे उसको, थर्ड फॉर्म वर्ब मिलेगा तो समझ जाएंगे परफेक्ट है, और दोनों मिल गया थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब दोनों, जैसे बीन और प्लस है ना राइटिंग, तो समझ जाएंगे सर क्या होगा कि वो परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस है। और जब देखेंगे कि एक्शन डिफाइन ना हो पाए, ना फोर्थ फॉर्म वर्ब है, ना थर्ड फॉर्म वर्ब है, और ना ही थर्ड फॉर्म प्लस फोर्थ फॉर्म वर्ब है, कभी एक्शन ही खाली टाइम का जिक्र है तो प्रेजेंट तो लिखेंगे कि हाँ प्रेजेंट है, लेकिन बताओ डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे तो उसको कहेंगे इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और पास अगर टाइम होगा तो पास इंडेफिनिट होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? और जहाँ जहाँ सर फर्स्ट फॉर्म वर्ब और फिफ्थ फॉर्म वर्ब यानी सिंगुलर या पुलर फॉर्म मिलेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, समझ जाएंगे इंडेफिनिट टेंस है और कुछ नहीं। क्यों? उसके एक्शन को आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक्शन को डिफाइन करने के लिए टाइम प्लस एक्शन चाहिए, तभी ना। जैसे मैं लिख दूं कि ही, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद मैं सीधा सीधा ही राइटिंग लिख दूं, क्या आप समझ पाओगे? कहोगे कंटिन्यूस तो है सर, क्या टाइम मिला सर? टाइम मिला ही नहीं तो कैसे कह दे कि टेंस है? इसका मतलब टाइम होना ज़रूरी है, और जब टाइम ना हो तो कहेंगे इंडेफिनिट। सर टाइम है और एक्शन ना हो तो इंडेफिनिट, लेकिन एक्शन और टाइम ही नहीं है तब तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे? इसका मतलब आपको समझ में आया कि टेंस को पूरा होने के लिए टाइम का होना ज़रूरी है। अगर टाइम नहीं, मतलब एक्शन नहीं है, टाइम है तो भी आप इंडेफिनिट में तो लेके चले जाओगे ना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका मतलब आपको अगर चाहिए कि कंटिन्यूस मतलब कोई भी टेंस बनना है तो टाइम अगर नहीं रहेगा तो टेंस नहीं हो सकता। वो अगर टाइम है तो हाँ टेंस बन सकता है, इंडेफिनिट में जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? अब बताओ कोई डाउट है? तो अब बताओ, इसमें तो आप इस तरह से कर ही लोगे। अब एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ फ्यूचर का लिख लेता हूँ। अब देखो फ्यूचर पे आते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा आप लोग को, है ना? चलो अब देखो मैं लिखता हूँ ही, मैं लिखता हूँ विल, ही विल, उसके बाद क्या लगाओगे? गो, उसके बाद क्या कहेंगे? देयर। आपको जब भी मिले कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब बताए थे। अच्छा एक बात बताओ, आपने लिखा ही तो ही के अकॉर्डिंग गोज नहीं लगाया। देखो एक बात बताओ, आगे चल के हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद जब भी मॉडल आ जाए तो मॉडल अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब लेता है, यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या बेस फॉर्म लेता है। लेकिन सभी 99% केस में बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होते हैं, लेकिन एक वो सिचुएशन में चेंज होता है जिससे पता चलता है कि सच में मॉडल अपने बाद क्या लेता है? बेस फॉर्म। याद करो विल भी पढ़ते हैं, अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो विल के बाद आर आ जाता, क्योंकि बी का फर्स्ट फॉर्म बताए थे ना आर होता है पुलर फॉर्म वर्ब। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, जैसे वह डॉक्टर होगा तो ही विल बी अ डॉक्टर लगाते हैं,
होता है कि नहीं होता, विल आर लगाते थे, नहीं लगाते। तब मुझे पता चला, या आपको क्या पूरा ग्रामर इनको पता चला कि मॉडल अपने बात क्या लेगा, बेस फॉर्म लेगा, वही बी डिसाइड किया। लेकिन हमेशा 99% जितना भी मतलब वर्ब होते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब और मतलब बेस फॉर्म दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता। इसलिए सब लोग लिखा देते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बताओ फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं। अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो विल के बाद आर लगाते हैं, वह डॉक्टर होगा, ऐसा केस में लगाना पड़ता ना हम लोगों को, तो इसीलिए क्या लगाते थे, विल भी लगाएं, क्योंकि बेस फॉर्म की जरूरत है। लेकिन वही है कि 99% जितने बेस फॉर्म हैं सभी क्या होते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो इसलिए पता ही नहीं चलता। क्लियर है। लेकिन रियलिटी की बात करें तो ये फर्स्ट फॉर्म डाउन होकर ये क्या है, बेस फॉर्म है, वर्ब का क्या है, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म समझते हो। अब इससे ही हम लोग क्या निकालेंगे, सिंगुलर फॉर्म वर्ब। तो बताओ पुलर फॉर्म का गो रहेगा, जैसे हैव का हैव था, याद करो है ना। उसका बताओ पास्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, इसका गो का वेंट बनेगा, इसका परफेक्ट क्या बनेगा, गोन बन जाएगा, और कंटिन्यूस गोइंग, और सिंगुलर फॉर्म वर्ब गोज बन जाएगा। और बताइए ईएस लगेगा इसमें, क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि जब वर्ब पुलर होगा उसको सिंगुलर बनाने के लिए जब एंड में एक्स सी एच जेड या ओ या फिर जेड एस डबल एस आता है, सी एच आता है, तो आप हमेशा क्या लगाते हो, ईएस वाला केस लगाते हो। याद है कि भूल गए, सब याद है ना। तो बताओ, आप बताओ, अब देखो आप बताओ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ये है, आपको अकड़ो कैसे। जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म वर्ब मिले तो समझ जाना ये क्या होगा, इंडेफिनिट होगा कि नहीं होगा। और बताइए ये क्या है, टाइम दिखा रहा है ना फ्यूचर। जब भी आपको बताया है कि जहाँ शैल और विल मिले समझ जाना फ्यूचर होगा। और ये जो टेंस है, टेंस जहाँ फर्स्ट फॉर्म वर्ब पूरे टेंस पे जहाँ जहाँ मिलेगा समझ जाना क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। तो बताओ आपको अभी बताए हैं कि नहीं बताए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बोलो कोई दिक्कत है, पक्का ना। तो आप बताओ, मैं एक सेंटेंस दूंगा, आप बना दोगे हैं। तो ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, विल, उसके बाद क्या लगाएंगे, बेस फॉर्म मिले या फर्स्ट फॉर्म वर्ब, समझ जाना क्या होगा, इंडेफिनिट। ही विल, उसके बाद क्या रखें, बी, उसके बाद क्या लगाओगे, डूइंग, ही विल बी डूइंग इट, ही विल बी डूइंग इट। बताओ आप कुछ नहीं करना, बताओ आपको क्या लगाना है, ये कंटिन्यूस तो आपको दिखा, बोलोगे यस सर। अब एक बात बताइए, आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब एक्शन कोई कंटिन्यूस होगा, कोई भी एक्शन कंटिन्यूस होगा तो बिना हेल्पिंग वर्ब को तो जाएगा नहीं। जैसे मैं बोलूँ ही, उसके बाद कहें ही, डायरेक्ट राइटिंग तो नहीं लिख रहे थे, ही राइटिंग, ऐसा किसी ने सेंटेंस तो बना ही नहीं होगा। बोलो ही राइटिंग तो लिखते नहीं है, तो आप बताओ ये तो गलत हो गया। इसमें हो सकता है या तो आप टाइम लगाओ, या तो आप इज लगाओ, या फिर वाज लगाओ, तब ये सही सेंटेंस बनेगा तब ना। या तो पास्ट टाइम है तो ही वाज राइटिंग मतलब वह लिख रहा था, ही इज़ राइटिंग मतलब वह लिख रहा है, यही ना लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कंटिन्यूस तो मिला, अगर ये टाइम ना होता तो सेंटेंस नहीं बन पाता, होता है कि नहीं होता। यानी कंटिन्यूस जब भी लिखोगे तो उसको हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, तभी ना बना पाएगा वो टेंस। समझ पा रहे। अब एक बात बताओ, फ्यूचर को दिखाने के लिए, फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए हमेशा शैल और विल तो आया रहेगा। बोलो आएगा ना, वो तो हट नहीं सकता। अगर फ्यूचर और शैल विल को हटा दो तो फिर तो फ्यूचर को दिखाई नहीं पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये कहेगा कि फ्यूचर मैं तो रहूँगा। अभी इसका केस क्या है, अपने बात क्या लेगा भाई, बेस फॉर्म। और एक बात बताओ, ये अपने बात एम इज़ार तो लेता नहीं है, और कंटिन्यूस पुकारेगा कि कंटिन्यूस हूँ मैं, एक्शन अगर कंटिन्यूस हूँ मुझे पहले हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तभी तो मैं बना पाऊँगा। क्योंकि मॉडल अपने बात बेस फॉर्म ले लेते हैं, लेते कि नहीं लेते। या तो इसको फिर डू कर दो, करोगे ना, तो ही विल डू, तब क्या बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन कंटिन्यूस कैसे बनाओगे, कंटिन्यूस बनाने के लिए एक्शन को होना चाहिए आईएनजी में, तब बन जाएगा डूइंग। और ये अपने पहले क्या लेगा, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब ये ले नहीं सकता एम इज़ार वाज वर्ब, क्योंकि मॉडल है। मॉडल अपने बात कभी भी लेते हैं एम इज़ार नहीं ना। बताओ इसका बेस फॉर्म इसीलिए तो लगाते हैं ताकि ये भी बैलेंस हो जाए कि इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, बी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह होगा कंटिन्यूस में, और मॉडल को भी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि मेरे साथ बेस फॉर्म मिल गया। इसीलिए बताओ क्या लगाते हैं, विल बी। क्लियर हुआ। आज के बाद तो फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कंटिन्यूस भूलोगे तो नहीं ना। बोलो कैसे बना, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो ये कंटिन्यूस हुआ, ये फ्यूचर, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन गया। आइए बी किस लिए आया है बताओ, ये एक्शन कंटिन्यूस में जब भी रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब लेगा। जैसे याद कीजिए, ही इज़ राइटिंग, ही वाज राइटिंग, समझ पा रहे ना। तो आप बताओ ये मॉडल है, तो मॉडल अपने बाद इज एम आर तो लेता नहीं है, कभी देखा है ही विल इज लिखा है, कभी नहीं लिखा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाते हैं, बेस फॉर्म आएगा, और बेस फॉर्म एम इज़ आर का वाज वर्ब का क्या लगाओगे, बी। समझ पा रहे ना। और कंटिन्यूस को भी सेटिस्फैक्शन मिल गया, क्यों, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब बी बन गया, बी इसी का तो पापा है वाज वर्ब का। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और बताओ ये मॉडल को भी सेटिस्फैक्शन मिल गया, इसके बाद बेस फॉर्म आ गया, दोनों सेटिस्फैक्शन।
अब तुम सोचोगे सर बी को ही हटा देते हैं, इसको डू कर देंगे, तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूस मिलेगा ही नहीं। कंटिन्यूस बोलेगा कि मुझे एक्शन हमेशा आईएनजी में चाहिए, तो आईएनजी जब मिलेगा तो फिर कहेगा कि ठीक है आईएनजी में तो दे दिया, तो हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो एम इज आर तो ठीक है, लेकिन मॉडल है फ्यूचर दिखाओगे ही, और फ्यूचर जब दिखाओगे तो एम इज आर लेगा नहीं, तो इसको भी सेटिस्फैक्शन देना है, इसको भी देना है। तो ऐसे केस में बताओ एम इज आर और वाज वर ना लग के इसका बेस फॉर्म, क्योंकि मॉडल बोलता है ना बेस फॉर्म दे दो, मैं सेटिस्फैक्शन, तो बेस फॉर्म दिया खत्म। अब बताओ भूलोगे कभी नहीं ना, पक्का बोलिए। अब याद कीजिए आपको पढ़ाया जाता है फ्यूचर, बताओ परफेक्ट लिखें तो ही विल लगाओगे, उसके बाद क्या, जैसे मैं बोलूँ ही विल हैव, उसके बाद क्या लिखेंगे डन, ही विल हैव डन दिस वर्क, ही विल हैव डन दिस वर्क। अब बताइए ये क्या बनाओगे, बताओ परफेक्ट टेंस है बाबू, देखो पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा होगा ना, हैज़ है प्लस V3 का केस बनाओगे कि नहीं बनाओगे। चलिए बताओ, आपने जैसे ही थर्ड फॉर्म पर देखा परफेक्ट बन गया। अब बताइए मॉडल है, तो मॉडल अपने बाद ये देखो शैल या विल जहाँ पे दिखा वो समझ जाना फ्यूचर है, होगा ना। अब एक बात बताइए मॉडल अपने बाद डायरेक्टली तो डन लेगा नहीं, तो आपको लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे हैज़ या हैव वाला केस प्रेजेंट। अब याद कीजिए यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हमेशा हैव आएगा, क्योंकि आपको बताए हैं कि हैव का ही एक बेस फॉर्म होता है जिससे निकलता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब, हैड सेकंड फॉर्म वर्ब, हैड थर्ड फॉर्म वर्ब होता है ना, उसके बाद हैविंग फोर्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगा होगा हैज़ सिंगुलर फॉर्म वर्ब जिसको फिफ्थ फॉर्म वर्ब बोलोगे। तो बताओ ये मॉडल अपने बाद फिफ्थ फॉर्म वर्ब तो लेता नहीं है, तो हैज़ इसीलिए हट जाएगा, हमेशा क्या आएगा हैव आएगा। तो बताओ फ्यूचर परफेक्ट का कभी स्ट्रक्चर भूल नहीं पाओगे, भूलोगे, हमेशा डन रहेगा, उसके बाद क्या लगाना बीच में हैज़ आएगा नहीं आता, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट में हैज़ गायब हो जाता, जबकि प्रेजेंट में आएगा लेकिन फ्यूचर में नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट में सिंगुलर प्लूरल तो डायरेक्ट लेना ही पड़ता है, लेकिन ये तो सिंगुलर प्लूरल तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तो मॉडल आ जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसके बाद क्या लगाओगे परफेक्ट, उसके बाद खत्म। उसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो बताओ आज के बाद आइडेंटिफिकेशन जो टेंस का है भूलोगे तो नहीं, पक्का ना, बोलिए। अब आओ यहाँ आइडेंटिफिकेशन, हाँ देखो ये सब बातें आपको जैसे इंग्लिश मीडियम का हो या फिर अंग्रेज़ लोग को जब पढ़ाया जाता है ना, तो इस तरह से पढ़ाया जाता है, इना कि ई ओला ता है ती है जाता है जाती है जा रहा जा रही, कुछ नहीं। समझ पा रही कि नहीं पा रही, पक्का। अब देखो अब एक सेंटेंस, हाँ एक क्वेश्चन आया था कि सर बताइए वह खड़ा है, वह खड़ा है, वह खड़ा है, इसका ट्रांसलेट कीजिए। तो जब ट्रांसलेट किया गया तो मैं लिखा ही इज़ स्टैंडिंग, ही इज़ स्टैंडिंग। अब एक बात बताओ, कुछ ना कहा रहा रही तो है नहीं, आपने स्टैंडिंग जब एम इज़ आ रहा था उसका V4 आता है तो रहा रही आता हिंदी में, है ना। वह जा रहा था ही इज़ गोइंग, वह आ रहा है तो ही इज़ कमिंग लिखते हैं। तो हमने लिखा है ही, वह खड़ा है, वह खड़ा हुआ, बात बराबर ही, वह खड़ा है या खड़ा हुआ है, तो बात बराबर। तो आपने ही इज़ स्टैंडिंग कैसे लिखा। अब डीप की बात आओ, खुद बताओ वह खड़ा है तो एक्शन अभी कंटिन्यूस है कि नहीं। जैसे मैं खड़ा हूँ, बताओ वह बैठा है तो इसका मतलब कंटिन्यूस एक्शन है ना, बैठने का या खड़े होने का एक्शन तो जारी है ना। समझ पा रही कि नहीं पा रही। और जब एक्शन जारी होगा तो आईएनजी वाला केस लगाओगे, और बताइए प्रेजेंट टाइम है तो इस लगाओगे, उसका सब्जेक्ट है तो ही लगाओगे, ही इज़ स्टैंडिंग। और कोई बन सकता है इसमें, कोई टेंस नहीं बन सकता। समझ पा रही कि नहीं पा रही। हाँ, अगर जो बच्चे का पहले से टेंस पढ़ा हुआ है दोबारा इसको पढ़ रहा तो और मज़ा आ रहा होगा, ये भी बात है। और जो मतलब पहली बार ही आया है उसको सब्र करो, ये जब पढ़ा दिया जाएगा पूरा टेंस तब उनको फिर से ये समझ आएगा कि अच्छा क्या बताए थे, ये भी बात है। समझ पा रही कि नहीं पा रही। जिसका फर्स्ट क्लास हो ये सब बताओगे तो उसको मज़ा आएगा, अच्छा समझ तो आ गया। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी कभी टेंस कहीं पढ़ा है और दोबारा आके पढ़ेगा तब उसको और मज़ा आएगा कि वाह। समझ पा रहे ना। चलो ये सब बातें था, वह खड़ा है, वह बैठा है, तो बताओ एक्शन तो कंटिन्यूस है ना, इसीलिए इसको किसी को ना रहा रही को मत जाना कि रहा रही तो आए नहीं तो कैसे लगा दें आईएनजी। आगे चल के कई ऐसे केस में देखेंगे जिसमें सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग पकड़ेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। क्यों, कंटिन्यूस एक्शन अभी कंटिन्यूस जारी है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो आप बताओ, हम लोग को मेन पॉइंट है, ये सब कॉपी कर लेना, काम ही देगा, है ना। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ वही बचपना वाला कहानी, क्योंकि आपके वो लोग ट्रांसलेशन से 5 नंबर का केस है, 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, तो ये बिना मतलब पढ़े फिर मुश्किल होता है किसी बच्चों को आगे थोड़ा डीप लेवल तक ले जाना। तो मुझे उम्मीद है आप आता है नहीं आता है, मैं वही 0 लेवल से चलूँगा, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन के लिए बचपन में आपने पढ़ा था कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या होगा भाई, ता है, याद करो, है ना। फिर क्या पढ़े होंगे, ती है, और फिर क्या पढ़े होंगे, ते है। अब बताओ
ये तो आपने रट लिया। अब मैं कह दूँ ही इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है, कौन सा टेंस है, तो क्या होगा, ता है ती आए ना क्या, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ख़त्म हो गया। यही होता है। तो हम लोग अपने तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जैसे बताया गया है इंग्लिश में वैसे तरीका ये ठीक है, लेकिन मजबूरी है कि इस तरह से मतलब पैटर्न 90-80% तक ठीक माना गया है, 100% ठीक नहीं है। कि ता है ती है तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, बताइए समझ रहे, रहा रही है तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। 80-90% तक ये होता है सही, लेकिन 100% ट्रू नहीं है। समझ पा रहे? देखो अभी बताए ना, अभी बताओ आइडेंटिफिकेशन सिखाए ना, ये बताओ आई एम डॉक्टर, कौन सा टेंस तक कहोगे ना, टाइम तो मिल गया, प्रेजेंट का एक्शन डिफाइन नहीं कर पाए तो इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बताओ उसी तरह यहाँ तो बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा, लेकिन इसके हिंदी में तो पता ही नहीं आया, तब अब कैसे कह दिए? तो यही बात है, जो बच्चा पहला क्लास किया, सेकंड क्लास किया, तो उसको तो मज़ा आया है कि नहीं, अब वो तुरंत समझ जाएगा क्या वाह कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए 100% बातें सही नहीं होता कि ता है ती है ते है, वो बचपना में पढ़ा दिया जो ठीक ठाक है, इस लेवल पे आओगे और ट्रांसलेशन मिल जाता है तो बच्चा फंस जाता है, या कोई टेंस पूछ देता है बताओ कौन सा टेंस है, तो भी फंस जाता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो तो ऐसे हम सीखेंगे, 80% सही है तो सीखना ही पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं इसीलिए। लेकिन बोलोगे कि 100% आइडेंटिफिकेशन सही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बोलो गलत है। समझ पा रहे ना? क्यों गलत है, क्या बताने के लिए इतना काफ़ी है कि नहीं आपको? क्लियर है ना? चलिए, तो आइडेंटिफिकेशन मतलब आप पहचान, ता है ती है ते है लगा हो तो समझ जाना क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बताओ मैं एक हिंदी देता हूँ, वह जाता है, वह जाता है, वह जाता है, तो आप क्या लगाओगे, वह के लिए क्या लगाएंगे, ही। उसके बाद बताओ जाने के लिए बताओ क्या लगाएंगे, गो। तो आप खुद बताओ, ये तो सिंगुलर है तो वर्ब तो प्लूरल हो गया, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब होना चाहिए, ग्रामर बोलता है। तो ऐसी सिचुएशन में सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब कर लिया। बताओ अभी पता क्या है, वर्ब सिंगुलर करने के लिए ईएस जोड़ोगे, जब एंड में ई आएगा तब। क्लियर है? तो ही गोज हो जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सेंटेंस बढ़ा दूँ, वह वहाँ जाता है, वह वहाँ जाता है। तो अब बताओ वहाँ एक्स्ट्रा वर्ड आया कि नहीं आएगा? अगर एक्स्ट्रा को मैं वहाँ से मतलब वहाँ को हटा दूँ तो फिर हाल वही सेंटेंस बना गया कि नहीं बनेगा? तो ऐसा बताओ, ही के बाद डायरेक्ट तो वर्ब लिखोगे ही, सिंगुलर वर्ब ही गोज, और उसके बाद लास्ट में क्या लिख देना, देयर। देखो बेस फॉर्म पकड़ना है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पकड़ना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल को तुरंत वर्ब सिंगुलर प्लूरल डाल देंगे। क्लियर है? जो भी वर्ड होगा आगे लिखते जाएंगे। क्लियर हुआ? बताओ एक और टेंस देंगे, एक और सेंटेंस देंगे तो बन जाएगा पक्का। चलिए, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, बोलो बना दोगे? मैं लिखता हूँ, क्या लगाओगे, आई, उसके बाद क्या लगाओगे, राइट। यही नहीं लिखेंगे, आई राइट, मैं लिखता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? अच्छा तुम सोचोगे ये तो सिंगुलर है, अभी बताए हैं कि फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है कि आई हमेशा अपने बाद प्रेजेंट टेंस में प्लूरल फॉर्म वर्ब लेता है, जबकि पास्ट में नहीं लेगा, आगे चल के वो सिंगुलर बन जाएगा। प्रेजेंट है इसलिए उसका वैल्यू होता है, स्पीकर का जब तक वो चल रहा है हमेशा उसका वैल्यू बना रहता है, पास्ट में फिर वैल्यू ख़त्म। क्लियर है? तो इसीलिए आई जहाँ जहाँ दिखेगा प्रेजेंट टाइम में हमेशा अपने बाद प्लूरल फॉर्म वर्ब लेगा, क्योंकि स्पीकर की फ्लुएंसी या लैंग्वेज को अच्छे से मतलब सुनने या बोलने के लिए ऐसा किया जाता है बस, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है? या तो एक्सेप्शन मान लो या ऐसा समझो। चलो, तुम लिखते हो, बना दोगे, तुम लिखते हो, क्या लगाओगे, यू राइट। यह नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तुम लिखते हो या आप लिखते हो, यू राइट हो जाएगा। अब वो थोड़ा सेंटेंस अगर बड़ा करूँगा तो कर लोगे। अब इसी में लिखता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, तो आई राइट अ बुक। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? बोलो, तुम किताब लिखते हो, यू राइट तो पहले था, यू राइट अ बुक। समझ पा रहे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला बेसिक इतना स्ट्रक्चर क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बड़े बड़े थोड़ा सेंटेंस ट्रांसलेट करवा दूँगा। जैसे वह गाना गाता है, तो क्या लगाओ, ही सिंग्स। ही सिंग्स मतलब गाता है, आ सॉन्ग मतलब गाना, तो ही सिंग्स आ सॉन्ग, वह गाना गाता। कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलिए इससे जल्दी से आप क्या करोगे, पहले ये इतना बेसिक छाप लेना, उसके बाद ये बेसिक कहीं पे लगा लेना, उसके बाद आओ जल्दी से क्या लगाओगे, फिर हम लोग इसका नेगेटिव सीखेंगे। जल्दी जल्दी करो। हाँ, इस बातों को शेयर करना है, सब में कर देना पूरा, ठीक है? अब तो नहीं भूलेगा,
टेंस कभी नहीं भूलना है। अब कैसे इंग्लिश में लिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है, हिंदी में 100% सही नहीं है वो बचपन में सिखाया जाता है, उम्र बड़े होते ही पहचान अलग होती है ना। देखो बचपन में किसी को भी पापा कहा देता है, पता है कि नहीं आता, चॉकलेट दिया तो वो भी पापा, लेकिन रियल में बताओ 10 साल 20 साल का जब हो जाता तो पहचान में आ जाता, हाँ रियल पापा कौन। कोई चॉकलेट देगा तो पापा नहीं कहता फिर, होता है ना। लेकिन 2-3 साल के बच्चे को दे दे चॉकलेट, क्या है पापा बोल देगा। लेकिन तुम लोग को अभी कोई देगा तो हाँ पापा, तो और मार के पहले निकालेगा पापा तेरा। दे ये सब ना समझदारी बढ़ती है ना, उसी तरह समझदारी बढ़ाओ, क्योंकि तुम +2 लेवल के स्टूडेंट में हो तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा ना। जब अच्छे से उतारना है, टाइम, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, एक्शन दोनों को जोड़ा, प्रेजेंट टेंस बना। बना लिया ना, उतार चुके। चलो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ तो अब बताओ इसका नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव। तो बताओ नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब बताओ यहाँ पे डू या फिर क्या लगाओगे, डज, और प्लस में क्या लगाओगे, तीसरे नंबर पे नॉट, उसके बाद बताओ फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद बताएंगे ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे, अदर वर्ड होगा OW। देखो क्यों होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो डज के साथ जाना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो डू के साथ जाना। अभी पढ़ क्या है तो बताओ, अब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जिनके साथ हम लोग प्लूरल फॉर्म वर्ब लगा रहे थे, तो बताओ ये अपने आप में डू क्या है, प्लूरल फॉर्म वर्ब, तो इनके साथ क्या लगाना, डू। और तीसरे नंबर पे नॉट फिक्स होगा। अगर जो जिनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे, जिसके साथ ES वाला केस, उसके साथ क्या लगाओगे, डज का केस, और तीसरे नंबर पे नॉट, उनके साथ भी रहेगा। अब बताओ जब आपने गेट पे ही सिंगुलर प्लूरल बता दिया है कि ये सिंगुलर है ये प्लूरल है सब्जेक्ट के साथ, तो आने वाला जो वर्ब होगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म वर्ब होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे केस में हमेशा यहाँ पे V5 नहीं लगाते, दोबारा क्या लगाते हैं, V1 ही लगाते। क्यों, अगर एग्जाम्पल क्लास में आने के पहले मैं मतलब गेट पे ही आइडेंटिटी कार्ड चेक करा लूँ, तो क्या क्लास के अंदर चेक कराने की ज़रूरत है, नहीं ना। उसी तरह गेट पे ही मैंने चेक करवा लिया, सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, तो क्लास में बताओ चेक करने की जरूरत नहीं। सबके साथ एक बिहेवियर नहीं चेक करेंगे तो सबके साथ क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही, बोलोगे तो नहीं। क्लियर है, तो आप बताओ इसी का मैं पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, इसको तीसरा नंबर मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, फोर्थ नंबर। तो बताओ फोर्थ नंबर, चारों का मैं नेगेटिव बना के दिखाता हूँ। पहला नंबर वह जाता है, तो इसका हिंदी क्या होगा, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, यह ना लिखोगे। तो इसका बताओ नेगेटिव क्या बनाओगे, वह के लिए ही लगाओगे, ही के बाद दूसरे नंबर पे क्या लगाओगे, डज, तीसरे नंबर पे नॉट, उसके बाद बताओ जाना का क्या लगाओगे, गो, तो ही डज नॉट गो। दूसरा नंबर बना दोगे, वह वहाँ नहीं जाता है, वह वहाँ नहीं जाता है, नहीं जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसका तो नेगेटिव बना ही लोगे पक्का। तो बताओ तीसरा नंबर का नेगेटिव बनाओगे, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, बनाओ तो मैं नहीं लिखता हूँ। और लास्ट नंबर फोर्थ नंबर जिसका नाम है तुम नहीं लिखते हो, उसका तुम नहीं लिखते हो, तुम नहीं लिखते हो। चलो बन जाएगा। अब चलिए इसको हटा देता हूँ। अब बताइए इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव बनाना एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब जो होगा सबसे पहले लिखेंगे। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, डू या डज, प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। और बताओ नॉट का बात नहीं तो नॉट तो नहीं लिखेंगे, सिंगुलर प्लूरल पहले लिख दिया तो आने वाला वर्ब क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे, अदर वर्ड। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ रहे। अब इसका हिंदी क्या होगा, तो जैसे लिखते हो ना, क्या, उसके बाद वह, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, और लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। इसका इंग्लिश क्या बनाओगे, डज पहले लगाओगे। डज क्यों लगा, आने वाला वर्ब सब्जेक्ट क्या, सिंगुलर, इसीलिए क्या लगाएं, डज ही। उसके बाद क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, गो हो जाएगा। क्लियर है। तो बताइए बाकी आप बचा हुआ जो 3 है खुद से करेंगे। जैसे दूसरा है क्या वह वहाँ जाता है, क्या मैं लिखता हूँ, क्या तुम लिखते हो। चलो इसका बेसिक हो गया।
अब आओ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या बनाओगे? यस, इंटेरोगेटिव और प्लस में क्या लगाना है आपको? इंट्रोगेटिव प्लस में नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में एकदम ईजी है। क्या इंट्रोगेटिव है तो बताओ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा कि नहीं आएगा? यस, बिल्कुल आएगा। डू या फिर क्या लगाओगे? डज लगाओगे। बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट। और तीसरे नंबर में बताओ नॉट आएगा, होगा ना। आप प्लस क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे? अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस इजी है ना, दिक्कत तो नहीं होगा। अच्छा एक बात और है, शॉर्ट फॉर्म की बात करें जिसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो डू प्लस नॉट बनता है डोंट। आगे चल के हम लोग एक आपका चैप्टर ही पूरा पढ़ना है जिसका नाम है क्वेश्चन टैग, उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ होगा, ठीक है ना। डज प्लस नॉट बना लोगे, क्या बनाओगे? डजंट। क्या बनाओगे? डजंट बना लीजिए। तो यहाँ पे भी बताओ दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट, नॉट तो निकल गया तो क्या लगाओगे? यानी दूसरा स्ट्रक्चर बताओ पॉसिबल है, डोंट या फिर क्या लगाओगे? डजंट लगाओगे। उसके बाद क्या लगाओगे? सब्जेक्ट होगा, प्लस में क्या लगाओगे? सब्जेक्ट। और नॉट तो निकल गया, फिर क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद बताइए ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा? अदर वर्ड। लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आप बताओ। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको बनाना है उसी का ले लेता हूँ। क्या वह नहीं जाता है? क्या वह नहीं जाता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बताओ इसको बनाने के दो तरीके हैं और वो आपका क्या है? फार्मूला। कैसे? ना इसे ये बचपन में गाली है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है आप में से कोई नहीं जानता हो तो फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ। तो क्या बनाओगे? डोंट लगाना या डजंट लगाना, तो डजंट आएगा। क्यों आएगा डजंट? या पहले लगा लो डज वाला केस, डज। उसके बाद क्या लगाएंगे? ही। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? नॉट। और लास्ट में क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब गो। डज ही नॉट गो। या फिर हो सकता है डज प्लस नॉट को जोड़ दो तो क्या बनेगा? डजंट बनेगा। उसके बाद क्या लगाओगे? ही लगाओगे, डजंट ही। उसके बाद क्या लगाएंगे? गो। लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन। समझे? तो बताइए अब एक आता है WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव, बना लोगे? WH पॉजिटिव कैसे बनता है देखो एक बार बता देता हूँ, सब गौर से ध्यान दो। WH पॉजिटिव एक सेंटेंस बनता है जिसमें WH की फैमिली और उसमें नेगेटिव सेंटेंस ना के पॉजिटिव बोलता है। जैसे WH को WH रखोगे और प्लस जब पॉजिटिव की बात है तो इंटेरोगेटिव का फार्मूला इसका जोड़ देना। क्या जोड़ोगे? इंटेरोगेटिव का फार्मूला जोड़ देना। और याद कीजिए इंट्रोगेटिव जो है कैसे बनेगा, अभी तो पढ़ के आए हैं तुरंत। इंट्रोगेटिव का फार्मूला बताओ, डू या डज होगा, यानी आप WH प्लस डू या फिर क्या लगाओगे? डज लगाओगे कि नहीं लगाओगे? डज लगाओगे। आप प्लस में क्या आएगा? सब्जेक्ट होगा ना। उसके बाद क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे? अदर वर्ड। और लास्ट में क्या लिखोगे? क्वेश्चन मार्क। ये आपका बनेगा। समझे कैसे बना? और या एक क्वेश्चन इसका ले लेता हूँ, वह क्यों जाता है? वह क्यों जाता है? वह क्यों जाता है? आप बाकी सबको वैसे ही क्यों करके बनाओगे। जैसे वह वहाँ क्यों जाता है, मैं क्यों लिखता हूँ या मैं कैसे लिखता हूँ, तुम क्यों लिखते हो, तुम कैसे लिखते हो। तो इस तरह से WH पहले आएगा तो WH प्लस लिखोगे। WH में बताओ क्यों है तो वाई पहले लिखोगे और तुरंत हेल्पिंग वर्ब मांगेगा। तो लेकिन सब्जेक्ट में तो बताओ तीसरे नंबर पे ही है। और कभी भी हेल्पिंग वर्ब जो आता है वो कभी WH फैमिली के ना अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो आप लगाओगे यहाँ पे डज, वाई डज ही। उसके बाद क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब गो। वाई डज ही गो, इसका मतलब क्या होगा? वह क्यों जाता है। तो बताइए बाकी आप बना लीजिएगा, 4 जो 3 बचा है मिलाकर। और WH नेगेटिव मुझे उम्मीद है बना लोगे। WH नेगेटिव कैसे बनेगा बताओ? कुछ नहीं करना, WH फैमिली में क्या बना दोगे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला डाल दीजिए, बन जाएगा। चलो WH नेगेटिव खुद से बनाओ, ये बेसिक बातें आज है। WH नेगेटिव, WH नेगेटिव बनेगा ऐसे, WH प्लस क्या लगाओगे? इंटेरोगेटिव और प्लस में क्या लगा लोगे? नेगेटिव। यस। और बताइए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला आपको मालूम है ना? WH तो रहेगा अपने जगह पे ही और WH बताओ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का देखो फार्मूला ना, क्या लगाओगे? डू या फिर क्या लगाओगे? डज। प्लस में क्या आएगा? सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब
उसके बाद बताओ ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाओगे, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एक पॉसिबिलिटी और है, याद कीजिए, है ना, तो क्या लगाओगे, WH के बाद क्या लगाओगे, डोंट होगा ना, प्लस या फिर क्या लगाओगे, डजंट, या फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और नॉट तो निकल गया क्योंकि डोंट और डजंट में मिल गया जाके, तो क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद बताओ ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, वह क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बताओ वह क्यों नहीं जाता, तो क्या लगाओगे, वाई। वाई के बाद क्या लगाएंगे आप, डज ही लगाना, तीसरे नंबर पे नॉट। देखो ये चौथे नंबर पे नॉट नहीं है, WH फैमिली की वजह से आपको चौथे नंबर पे दिख रहा है, लेकिन इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग बताओ फार्मूला जहाँ से लाए हो तीसरे नंबर पे ही है, ठीक है ना। या तो ऐसा लिख लो, WH फैमिली की वजह से होने की वजह से चौथे नंबर पे नॉट दिखता है। बताओ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का क्या लगाओगे, गो। वाई डज ही नॉट गो। अब इसका एक और पॉसिबिलिटी, क्या लगाओगे, वाई, उसके बाद क्या लगाएंगे, डजंट, वाई डजंट ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, गो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस आप बताइए, रिमेन जो 3 है, मुझे उम्मीद है आप बना लोगे। चलो जल्दी से बनाओ, तो ये बेसिक है, आना ही चाहिए इतना आपको, ठीक है। बाकी 3 आप लिख लिख के बताएं, कमेंट करें। चलो और टाइम है, खींच दो कंटिन्यूअस बेसिक का है, बोलिए, क्लास है तो ठीक है, यहीं तक करते हैं। फिर हम लोग कब मिलेंगे, कल आपका पूरा प्रेजेंट टेंस का बेसिक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक पहुंच जाएंगे। बस 1-1.5 घंटा क्लास कल और होगा, उसका बेसिक पूरा, उसका यूज़ चलेंगे। क्लियर है, अगर नहीं होगा तो कल इसी का यूज़ पढ़ लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है। उसको कॉपी कर लीजिए। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू। चलो।